हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं म्यूनिसिपैलिटीज़। कल हम लोग ने पढ़ा पंचायती राज, तो हम लोग ने पंचायती राज सिस्टम पूरा पढ़ लिया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं म्यूनिसिपैलिटीज़, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उसका एवोल्यूशन और क्या क्या कमेटी रही उसमें, उसकी रीडिंग में, और कैसे उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और किस जगह पे म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। The term union local government in India signifies the governance of an urban area by the people through their elected representatives. The jurisdictions of an urban local government is limited to a specific urban area which is demarcated for this purpose by the state government। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सब डिमार्क किया जाता है कि यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ होगी ऐसे एरियाज़ को। ठीक है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और 8 तरह की अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है। अर्बन मीन्स शहरी, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट होती हैं इन इंडिया। कौन कौन सी? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटेनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेसिफिक पर्पज एजेंसी। ठीक है, द सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत म्यूनिसिपैलिटी का गठन हुआ था। एट द सेंट्रल लेवल द सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डील्ड विद बाय द 3 मिनिस्ट्रीज। अब ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट किसके द्वारा डील की जाती है सेंट्रल लेवल पे? इसका क्या सेंट्रल लेवल में पोजीशन है सेंटर में? देखिए तो किसके द्वारा डील की जाती है। नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, क्रिएटेड एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री 1985 में जो बनाई गई थी। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन केस ऑफ कंटेनमेंट बोर्ड्स। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन बॉडीज़। अब ठीक है, सॉरी, एवोल्यूशन ऑफ अर्बन बॉडीज़। अब जो इसकी जितनी बॉडीज़ हैं उसका कैसे एवोल्यूशन हुआ देख लीजिए। पहले उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लीजिए कि पिछला इतिहास क्या रहा है म्यूनिसिपैलिटी का, कैसे उसका किन परिस्थितियों में कि उसका उद्गम हुआ। तो द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन मॉडर्न इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, द मेजर इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट आर। तो क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट का ब्रिटिश जब अंग्रेज़ों का शासन था तभी उसका क्या हुआ था, ओरिजिन हो गया था अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही। ठीक है, तो देखिए क्या क्या ऐसी इवेंट्स थी, क्या क्या ऐसी घटनाएं थी जिनसे लोकल गवर्नमेंट को जन्म दिया। ठीक है, इन 1687 से 1808 फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वाज सेटअप एट मद्रास। ठीक, याद रखना, पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप हुई 1687 से 88 के बीच मद्रास में। दूसरा, 1726 द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर सेटअप इन बॉम्बे एंड कलकत्ता। फिर बॉम्बे एंड कलकत्ता में लॉर्ड मायोस रेजोल्यूशन ऑफ 1870 ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन विजुअलाइज द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले किसने विजुअलाइज किया या सबसे पहले किसने आइडिया दिया? तो लॉर्ड मायो। अगर ऑप्शन में है तो लॉर्ड ऑफ मायो लगा सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन ऑफ 1882 हैज़ बीन हेल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज़। तो आप कर सकते हैं लॉर्ड रिपन्स 1882 में। और द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वाज अपॉइंटेड इन 1907 एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1909। इट्स चेयरमैन वाज होबाउस। ठीक है, अंडर द डायरची स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, local self-government became a transferred subject under the charge of responsible Indian minister। ठीक, इन 1924 ट्रांसफर सब्जेक्ट मतलब कि स्टेट लेवल का सब्जेक्ट। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट होते थे पहले जो 1919 से पहले जो जितने रिजर्व अंग्रेज़ों के शासनकाल में जितने रिजर्व सब्जेक्ट होते थे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती थी, और जितने ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे उसको स्टेट गवर्नमेंट डील करती थी। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है ट्रांसफर सब्जेक्ट। In 1924, the Containment Act was passed
by central legislature. In 1924, the Containment Act was passed by central legislature under the Provincial Autonomy Scheme introduced by Government of India Act of 1935. Local self-government was declared as a provincial subject. प्रोविंशियल मतलब कि स्टेट सब्जेक्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अब कम्प्लीटली डिक्लेयर कर दिया गया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट सब्जेक्ट है। कमिटीज़ एंड कमीशंस, बहुत सारी कमिटीज़ और कमीशन बनाए गए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिव्यू करने के लिए, उसका मतलब कैसी चल रही है उसको सब देखने के लिए ये बहुत सारे बनाए गए हैं। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन अगस्त 1989 द राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दैट इज़ नगर पालिका बिल। 65वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, कौन सा नगर पालिका इन द लोकसभा राजीव गांधी गवर्नमेंट। द बिल एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग एंड रीवैम्पिंग द म्युनिसिपल बॉडीज बाय कन्फरिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन देम। ऑल्दो द बिल वाज पास्ड इन लोकसभा, और बिल लोकसभा में पास हो गया था, इट वाज डिफीटेड इन द राज्यसभा, और राज्यसभा में पास नहीं हो पाया इन 1989 में। हेंस लैप्स्ड, और वह लैप्स्ड हो गया, मतलब ख़त्म हो गया बिल। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई अंडर द बीपी सिंह, उसके बाद नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बीपी सिंह ने फिर रिवाइज्ड किया इस बिल को, फिर दोबारा से इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में अगेन इन सितंबर 1990 में। हाउएवर जबकि द बिल वाज नॉट पास्ड एंड फाइनली लैप्स्ड, और फिर से लैप्स्ड हो गया, फिर पास नहीं हुआ ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के। फिर क्या हुआ, फिर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई थर्ड टाइम में, उन्होंने भी यही बिल, सेम बिल यही रिवाइज करके फिर लोकसभा में पेश किया इन सितंबर 1991 में। द फाइनली इमर्ज्ड, फिर क्या हुआ, फाइनली इमर्ज एज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तब फिर 74वां संविधान संशोधन हुआ और 1992 में ये बिल बन के रेडी हुआ और ये पास हुआ दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से। केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1993, ठीक है, 1992 को बन गया और फोर्स में आ गया 1993 में। अब 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 क्या है, देख लीजिए। दिस एक्ट हैज़ एडेड अ न्यू पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9th ए, और हमने पिछले वीडियो में देखा पार्ट 9th था हमारा पंचायती राज और पार्ट 9th ए है हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस पार्ट इज इंटाइटल्ड एज द म्यूनिसिपैलिटीज़ and consist of provisions from 243p to 243ZG, ठीक है। In addition, the act has also added a new 12th schedule, और हमारा पंचायती राज किस में था, ये हमारा 12th शेड्यूल में है, ये हमारा 12th शेड्यूल में है, पंचायती राज हमारा 11th शेड्यूल में था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। दिस शेड्यूल कंटेन्स 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, और हमारा पंचायती राज था 19 फंक्शनल आइटम्स, ठीक है। इट डील्स विद आर्टिकल 243W, ठीक, फंक्शनल। द एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्यूनिसिपैलिटीज़, इट हैज़ ब्रॉट देम अंडर द रिव्यू ऑफ जुडिशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो द स्टेट गवर्नमेंट आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस टू अडॉप्ट द न्यू सिस्टम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। अब स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया था जिसको म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं, अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक। द एक्ट एम्स, इसका उद्देश्य था रिविटलाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द अर्बन गवर्नमेंट, जो शहरी सरकार थी, जो शहरों की सरकार थी उसको स्ट्रेंथनिंग करना, ठीक है, उसको मजबूती देना, बस इसका यही काम था। सो दैट दे फंक्शन इफेक्टिवली एज यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक। अब इसके फीचर्स हैं इस अमेंडमेंट एक्ट के, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9th ए 1992 म्यूनिसिपैलिटीज़। अब इसके फीचर्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ इन एवरी स्टेट। 3 टाइप की म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं हर राज्य में, कौन कौन सी, नगर पंचायत बाई वट एवर नेम कॉल्ड, फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, दैट इज़ एन एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम अ रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, जहाँ से रूरल एरिया ख़त्म होता है और अर्बन एरिया शुरू होता है, वहाँ से शुरू होती है नगर पंचायत। दूसरा है अ म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर अ स्मॉलर अर्बन एरिया, और जो अर्बन एरिया तो है लेकिन उसकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है, मतलब ग्राम से थोड़ी ज़्यादा शहर से थोड़ी कम, तो वहाँ होती है म्यूनिसिपल काउंसिल।
अब क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर ए लार्जर अर्बन एरिया, अब अर्बन एरिया म्यूनिसिपल काउंसिल से जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल से बड़ी होती है, तो वहाँ होता है अर्बन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। उसको लार्ज अर्बन एरिया के अंडर में कहा जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। अब कंपोजिशन देख लेते हैं कैसे बनती है म्यूनिसिपैलिटीज़। ऑल द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ म्यूनिसिपल एरिया। अब जो जितना जितना एरिया होता है, जैसे कि सेम हमारा पंचायत में था, जो ग्राम सभा का जितना एरिया होता है उसके थ्रू ग्राम सभा का जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको उस ग्राम सभा के एरिया के द्वारा, ग्राम पंचायत के एरिया के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। सेम यहाँ भी है कि अर्बन एरिया जितना उस म्यूनिसिपैलिटी का एरिया होता है उसी के अंदर के जो इलेक्टेटिव इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से, तब बनती है म्यूनिसिपल एरिया। फॉर दिस पर्पज ईच म्यूनिसिपल एरिया शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब हर म्यूनिसिपल एरिया को छोटे छोटे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया जाता है, फिर उसका इलेक्शन किया जाता है, और उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को हम कहते हैं वार्ड्स, ठीक है। और उस वार्ड का एक मेंबर होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं इलेक्शन से, इसको हम वार्ड मेंबर कहते हैं या मेंबर कहते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। अब म्यूनिसिपैलिटी का जो चेयरपर्सन होता है यानी चेयरमैन होता है, उसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट करता है, ठीक है। इट मे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, और कुछ और लोग भी होते हैं, पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट द राइट टू वोट इन मीटिंग ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ये भी होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के कुछ मेंबर होते हैं। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट कंप्राइज होली और पार्शली द म्यूनिसिपल एरिया। The members of Rajya Sabha and the State Legislative Council registered as the elector within the municipal area. The chairperson of committees other than the wards committee. अब वार्ड कमिटीज़ क्या होती हैं? There shall be constituted a wards committee consisting of one or more wards. एक या और एक से अधिक वार्ड्स को मिला के वार्ड कमेटी बनाई जाती है विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्यूनिसिपलिटी, उस म्यूनिसिपल एरिया के टेरिटोरियल एरिया में, ठीक है। हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर, वार्ड कमेटीज वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ की पॉपुलेशन कम से कम 3 लाख हो या उससे ज़्यादा हो। द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन एंड टेरिटोरियल एरिया ऑफ वार्ड्स कमेटी। द मैनर इन विच द सीट्स इन वार्ड्स कमेटी शैल बी फिल्ड। इट मे ऑल्सो मेक एनी प्रोविजंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी इन एडिशन टू द वार्ड कमेटी। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट and the scheduled tribes in every municipalities in proportion of their population to the total population in municipal area, ठीक। द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ चेयरपर्सन इन म्यूनिसिपलिटीज फॉर SC/ST, और जो चेयरमैन होते हैं चेयरमैन की पोजीशन भी रिजर्व की जाती है SC/ST के लिए। ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ 5-year term of office for every municipalities. However, it can be dissolved before the completion of its term. Further, the fresh elections to the constitute a municipality shall be completed. चलिए बात कर लें डिस्क्वालिफिकेशन की। A person shall be disqualified for being chosen as for being a member of municipality if he is so disqualified। आप किन ग्राउंड पे वो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है? अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसर्न। अब स्टेट लेजिस्लेचर जैसा कंसर्न करेगा इलेक्शन के टाइम पे तो वह उससे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, अब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कोई लॉ बनाया गया है तब वह डिस्क्वालीफाई हो सकता है। नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड दैट इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इफ़ ही हैज़ एडमिट, अगर उसकी एज 21 ईयर्स है और 25 ईयर्स नहीं है तब वह डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। फर्दर ऑल क्वेश्चंस डिस्क्वालीफिकेशन शैल बी रिफर्ड टू सच अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन। अब स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है किसको नहीं। अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन किसके अंडर में होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होता है? चलिए देखिए, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपैलिटी शैल बी वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस विद द रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर रिलेटिंग टू इलेक्शन to municipalities.
अब स्टेट लेजिस्लेचर सारे लॉ बनाती है और वही स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करती है इसके म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन को रिव्यू या उसके कंट्रोल, डायरेक्शन और उसको प्रिपरेशन करने में, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शन की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में इंडो द म्यूनसिपैलिटीज विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज अ सेल्फ गवर्नमेंट। अब उनको अपने मतलब की इच्छा से सरकार चलाने के लिए अपने लोकल गवर्नमेंट तो म्यूनसिपैलिटीज़ को पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट, और जो लॉ बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर। सच अ स्कीम में कंटेंट प्रोविजन फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और पावर्स। अगर फाइनेंसिस की बात है कि फ़ंड कहाँ से मिलता है स्टेट लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ को, तो स्टेट लेजिस्लेचर उसके लिए लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेटिव फंड जारी कर सकती है। ऑथराइज द म्यूनसिपैलिटी टू लिवाई, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, वह टैक्सेस भी ले सकती है म्यूनसिपैलिटीज़। टोल टैक्स, फीस एंड हाउस टैक्स, होम टैक्स, ये सब थी। वाटर टैक्स असाइन टू अ म्यूनसिपैलिटी, टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स, फीस लिवाइड, उससे वहाँ से फंड मिलता है। प्रोवाइड फॉर मेकिंग grants in its municipality from the consolidated fund of India, consolidated fund of state, यहाँ से उसको फंड मिल सकता है। प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी म्यूनसिपैलिटीज़, यहाँ से फंड मिल सकता है। फाइनेंस कमीशन होता है उसका अलग से स्टेट बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसमें कौन कौन होते हैं। द फाइनेंस कमीशन विच इज़ कॉन्स्टिट्यूट फॉर पंचायत शैल ऑल्सो फॉर 5 ईयर्स, और उसका टर्म 5 ईयर्स होता है जो फाइनेंस कमीशन होता है, जो इसका बजट बनाती है म्यूनसिपैलिटीज़ का, उसका रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन म्यूनसिपैलिटीज़ एंड रिकमेंडेशन क्या कर टू द गवर्नर, गवर्नर रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन को बनाना। द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न distribution between the state and municipalities, the net proceeds of taxes, duties and tolls, determination of tax, duties, tolls, ठीक है। The grant in aids, the measure needed to improve the financial position of the municipalities, any other matter referred to it by the governor in interest of sound finance municipalities. The governor shall place the recommendations of the commission along with the action taken before the state legislature. The Central Finance Commission shall also suggest the measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of municipalities in the state on the basis of recommendation made by Finance Commission, ठीक। और ऑडिट की अगर बात करें तो द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाई म्यूनसिपैलिटीज एंड ऑडिटिंग सच अकाउंट्स, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर करता है। Application to UTs, the President of India may direct that provisions of this Act shall apply to any UTs subject to such exceptions and modifications. Exempt areas, the Act does not apply to the scheduled areas and tribal areas in state. It shall also not affect the function and powers of the Darjeeling Gorkha Hills Council of West Bengal. District Planning Committee, every state shall constitute at a district level and district planning committee to consolidate the plans prepared by panchayat and municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district, ठीक। तो ये पूरा प्लान है डिस्ट्रिक्ट द्वारा बनाया गया जो। अब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग वो अलग होती है। एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल हैव मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी टू प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उसको अलग तरह से प्लानिंग की जाती है। वहाँ भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी अलग तरह से प्लानिंग की जाती है, ठीक। उसके मेंबर्स अलग होते हैं और उसके चेयरपर्सन वगैरह भी, ठीक है। ये है इलेक्टोरल काउंसिल। अब 12 शेड्यूल में इसको रखा गया है। कंटेंट्स द फॉलोइंग, कौन कौन से फंक्शनल एरिया हो सकते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के, वो देख लीजिए। अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, regulation of land use, construction of buildings, planning for economic and social development, roads and bridges, water supply for domestic, industrial and commercial, public health, sanitation, conservancy, solid waste management, fire services, urban forestry, protection of environment, promotion of ecological aspect, safeguarding the interest of weaker section of the society including handicapped and mentally retarded, slum improvement and upgradation, urban poverty alleviation, provision of urban benefits, promotion of cultural, educational and aesthetic, ये सारे burials and burial grounds, cremations grounds, electric cremations, cattle ponds, prevention, visual aesthetic, public amenities, regulation of slaughterhouses and tanneries, types of urban government,
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज़, नोटिफाइड कमिटी, टाउन एरिया कमिटी, कंटेनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोस्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पज एजेंसी। तो इसके बारे में जो डिटेल में ये सब है, 8 तरह की होती है। अर्बन एरिया गवर्नमेंट 8 तरह की होती है। टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट 8 तरह की होती है। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।